हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बच्चे, आज हमारे लक्ष्य पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर लास्ट क्लास है। मैंने 100 क्वेश्चन आपके लिए छांटे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो बच्चे, आज शुरू करते हैं सेशन को। और 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, 76 नंबर से हमें शुरू करना है। आ जाइए भाई अपने सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन आज का, इनमें से किस इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, एनपीपी आप पढ़ चुके हो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा परसेंटेज ग्रेजिंग फूड चेन द्वारा लिया जाता है। मतलब कि भाई फूड चेन आपने पढ़ी है, उनमें से उन फूड चेन में से बच्चे कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसने अपना नेट प्रोडक्शन जो किया है ना भोजन का, उसका मैक्सिमम हिस्सा चरने वाले जीव खा जाते हैं। तो मेरे भाई ये कौन सा होगा? ये है खुला समुद्र की बात हो रही है, ओपन ओशियन की बात हो रही है। ओपन ओशियन में सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है ना बच्चे, उसका चरने वाले जो जीव हैं भोजन के रूप में कंज्यूम कर जाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है बच्चे? यहाँ पे छोटे छोटे हर्बीवोरस द्वारा डायरेक्टली खाए जाते हैं, जिसमें ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट करती है। मतलब चरने वाले जीव डोमिनेट करते हैं, जैसे घास उगी या एल्गी, सामान्यतः समुद्र है तो शैवाल वगैरह उगते हैं, तो इनको चरने वाले जीव खा जाते हैं बच्चे। तो जो प्रोडक्शन हुआ प्राइमरीली उसको चरने वाले जीव खा जाते हैं, मतलब वो डोमिनेंट होते हैं। कापोसी सार्कोमा इन वजहों से होता है। कापोसी सार्कोमा के रीजंस आपसे पूछे हैं बच्चे, यहां पर दो रीजन हैं मुझे दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, एक एचआईवी और एक HHV8, इन दोनों के कारण होता है। अब चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देखनी हो नीचे लिखी हुई है प्यारे बच्चे, बट अभी हमारे पास समय इतना नहीं है कि अब हम हर चीज के ऊपर जैसे पहली सीरीज थी वैसा समय दें। अब तो मेरे भाई जितना ज्यादा कर सको करो। रेप्लिकेशन के दौरान, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से नया डीएनए बनना, डीएनए की ओवर बाइंडिंग किसके कारण होती है और इसे किसके द्वारा हटाया जाता है? ओवर बाइंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? जब डीएनए बनता है ना, अब एक एक डीएनए बहुत लंबा बनता है, तो हमारी छोटी सी सेल में कैसे आएगा? तो वो क्या करता है, वो लिपट जाता है प्रोटीन के चारों तरफ। अगर ये ओवर हो जाए बाइंडिंग, तो उसको रोकता कौन है और किस कारण से होती है? दो बात पूछी बच्चे। आंसर क्या होगा? आंसर आपको मुझे दिखाई दे रहा है हेलिकेज और गायरेज। ओवर बाइंडिंग होती है हेलिकेज के कारण, रोकने के लिए यूज किया जाता है गायरेज। तो आंसर आ जाएगा सी वाला आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। नीचे दिए गए 4 प्लांट फैमिली में से सबसे ज्यादा स्पीसीज, सबसे ज्यादा प्लांट की वैरायटी किस में पाई जाती है? ये आपसे पूछा मेरे भाई। वो पाई जाती है सर कुकुरबिटेसी। ओके, अगले पे आ जाओ। एनिमल सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर के दौरान सेल कल्चर का मतलब क्या है? सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर का मतलब है सेल को प्रोडक्शन करना या टिश्यूओं का प्रोडक्शन करना। नीचे दिए गए सेल टाइप में से किसको पैसेज करने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत नहीं होती मेरे भाई? ट्रिप्सिन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए मेरे भाई क्या लिखा हुआ, एक होती हिमेटोपोइटिक सेल, ये सस्पेंशन में रहते हैं और कल्चर सरफेस से अडेयर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें पैसेजिंग के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत नहीं होती। अडेरेंट सेल जैसे कि एपिथेलियल, फाइब्रोब्लास्ट और मायोब्लास्ट को डिटैच करने के लिए हमें ट्रिप्सिन की आवश्यकता होती है बच्चे। तो इसको पैसेज करने के लिए, इसको डिटैच करने के लिए कौन सी सेल को? हिमेटोपोइटिक सेल, हिमेटोपोइटिक सेल को आवश्यकता नहीं होती। अब एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, याद रखना हिमेटोपोइसिस क्या होता है। इस प्रोसेस को आप इंटरनेट से सर्च करके बच्चे और अपना ज्ञान बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगले पे आ जाओ। फिलहाल पावलोक ने यह दिखाने के लिए कि एक्सपेरिमेंट किए कि को जो कुत्ता घंटी की आवाज को खाने में से जोड़ता है वह घंटी सुनते ही लार टपकाएगा भले ही उसे खाना न दिया गया हो। यह किसका उदाहरण है मेरे भाई? ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पर पावलोक के बारे में एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे रीजन पूछा। देखो आंसर तो मेरे भाई आपने देख लिया कि सर क्लासिकल कंडीशनिंग आंसर होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था मैं समझा देता हूं आपको। जो पावलोक ने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था, गली में से 2 कुत्तों को पकड़ा, एक कुत्ता उस गली में रहता है, एक कुत्ता उस गली में रहता है। उसने एक कुत्ते के पास गया और जाके घंटी बजाई और खाना डाल दिया, दूसरे के पास जाके सीधा खाना डाल दिया। फिर उसके पास फिर गया अगले दिन, घंटी बजाई खाना डाल दिया, दूसरे के पास फिर गया सीधा खाना डाल दिया। उसने 1 महीने 1.5 महीने तक यही किया और फिर उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद में उस कुत्ते के पास फिर गया, घंटी बजाई, अब की बार खाना नहीं डाला, उस कुत्ते की लार टपकने लग गई। मतलब कुत्ते ने अपने अंदर ये रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि घंटी के बाद खाना आता है। 2 क्रियाएं जुड़ गई ना। उसके पास गया, घंटी बजाई,
कुछ नहीं हुआ उसको, क्योंकि उसने जोड़ा ही नहीं। तो यही घटनाओं की खोज की थी पावलोक ने, इसको बोलते रेस्ट्रिक्टेड एक्शन कहा जाता है बच्चे, इसलिए हमने आंसर दिया क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कंडीशन हो गई घंटी के साथ में खाने की, तो ये पावलोक ने किया था, आंसर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, जानवरों की प्रजातियों की बार कोडिंग, बार कोडिंग वही है फिंगरप्रिंटिंग जिसको आप कहते हो, बार कोडिंग के आधार पे पहचान के लिए इनमें से किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो आपसे ये पूछा बच्चे, यूज किसका ज्यादा होता है? ये होता है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1, इस एंजाइम का होता है। क्या होता है? लिखा हुआ है सारा का सारा, बच्चे पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इनमें से कौन सा जीव पीडोमॉर्फिक नहीं है? देखिए मेरे भाई, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ब्रेनकियोस्टोमा ये आपका पीडोमॉर्फिक नहीं है। पीडोमॉर्फिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो जब जवान होते हैं वही अडल्ट में भी, जुवेनाइल मतलब जब वो किशोर होते हैं, छोटी अवस्था में होते हैं, उस समय पे उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती, वही स्ट्रक्चर अडल्ट में भी होती है। मतलब जब वो अडल्ट होते हैं तो भी वैसे, जैसे हम जैसे बच्चे थे हमारा शरीर का स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन मेंढक में देखना कि जब वो बच्चे होते हैं तो उन्हें पूंछ भी होती है, बड़े होते हैं तो बॉडी की स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जो पेडोमॉर्फोसिस का मतलब यही होता है कि जो जीव आपके जैसे शुरुआत में थे वैसे ही जब वो यंग हो गए तब भी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो ये आपका ये रहा ब्रांकियोस्टोमा जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपका ऐसा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इनमें से किसे रीनल हार्मोन माना जाता है? रीनल जहां भी शब्द आ जाए समझ जाना किडनी से संबंधित बात है मेरे भाई, किडनी से संबंधित बात है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है मेरे भाई? आंसर आ जाएगा आपका सी वाला, लिखा भी हुआ है रीनालेज। रीनालेज, रीनालेज जो होता है उसको रीनल हार्मोन हाँ माना जाता है। तो रीनालेज को हम क्या करते हैं बच्चे? रीनल हार्मोन मानते हैं, नाम से भी दिख रहा है, क्योंकि ये किडनी से सिक्रेट होता है। मैंने बताना कि रीनल हार्मोन वो होते हैं जो किडनी से संबंधित होते हैं, और ये करता क्या है? ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, इनमें से कौन सा हार्मोन शरीर में सिर्फ एक ही जगह पे नहीं बनता है? कौन सा हार्मोन है जो एक ही जगह से नहीं बनता है? वो होता है मेरे भाई सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में सहायता करते हैं मेरे भाई, और ये एक लोकेशन पे नहीं बनता, हाइपोथैलेमस में भी बनते हैं, पेनक्रियाज में भी बनते हैं मेरे भाई, जीआई ट्रैक में भी बनते हैं, याद रखिएगा। ओके सर। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है? सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे भाई कौन सा है? ये आपसे पूछा कौन से फोटोसिंथेसिस की घटना में, तो वो होता है सर आपका P680। P680 ये आपका लंबी वेवलेंथ की रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है बच्चे, प्रकाश को सिंथेसिस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज्यादा एजेंट का काम करता है। ये 700 वाला जो होता है उसकी रेंज कम होती है। अब ये बात आप पूरा कंसेप्ट 3-4 घंटे मैंने पढ़ा रखा है एप्लीकेशन में, बैच में आप पूरा वहां से पढ़ें। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा एक्रोसोमल रिएक्शन को सबसे अच्छे से बताता है? एक्रोसोम, एक्रोसोम याद करो, अगर आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी मैंने रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको बताया था, उसे 15-20 क्लास मैंने ली थी, तो वहां पर मैंने बताया था आपको एक्रोसोम क्या होता है। ये वो हिस्सा होता है जहां से एंजाइम रिलीज होते हैं ताकि एग के अंदर स्पर्म जा सके। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा? ये रहा सी वाला, ये जोना पेलुसिडा के डाइजेशन की ओर ले जाता है। वो डाइजेशन का मतलब यही होता है, जोना पेलुसिडा जो एग के ऊपर लेयर होती है उसको तोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करके फिर अंदर घुसता है स्पर्म, फिर फर्टिलाइजेशन होता है बच्चे, यही आपकी सही बात होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नीचे दिए गए ऑर्गेनेल में से कौन सा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रोटीन नहीं ले? वेसिकुलर, वेसाइकल्स बच्चे, वेसाइकल्स मतलब ट्यूब्स कह सकते हो मेरे भाई। सो पूछा क्या इसने पूछा कि दिए गए अंगों में से कौन सा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रोटीन नहीं लेता है? वेसाइकल्स क्या होती हैं हमारी? वेसाइकल्स मतलब बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं बच्चे। माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटीन को वेसाइकुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं प्राप्त करता है, याद रखिएगा। तो आंसर आ जाएगा सी वाला। बाकी और ज्यादा जानना हो तो बच्चे लिखा हुआ है आपके लिए एक्सप्लेनेशन। यहाँ इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन मैंने वो छाटे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधा हिट करेंगे बच्चे, और आपको भी उसी हिसाब से करना है। आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए तो या तो आप लेक्चर्स देखो बच्चे, क्योंकि अभी यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं नहीं सर, मतलब उनके लिए कांस्टेबल का एग्जाम और ये एग्जाम उनके लिए सेम होते हैं। सेम नहीं है मेरे भाई, कांस्टेबल एग्जाम ये एग्जाम बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है। कांस्टेबल वगैरह एग्जाम, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये सारे एग्जाम में सब चीजें वन लाइनर होती हैं।
साइंस के अंदर। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एक कंसेप्ट आप छेड़ दोगे तो फिर या तो आपके पास में हर क्वेश्चन के ऊपर 2-4-5 मिनट होनी चाहिए, वो समय हमारा जा चुका है। अब तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाना है मुझे। 6 दिनों तक रोजाना एक बार लिए गए माप में लोनार झील के पानी का पीएच मान। 6 दिनों तक हमने लोनार झील के पीएच मान नोट किया। पहले दिन 10.5 था, दूसरे दिन 10.3 था, फिर 10.1 था, 10.4, 10.7 था, 10.4 पाया गया। तो झील के पानी का औसत पीएच क्या है ये आपसे पूछा है। ये नेट में आया था क्वेश्चन, आपको बता देता हूं। ये मैंने पूरा निकाल के बता रखा है। औसत निकालने का तरीका आपको आता होगा, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आपने जनरल पेपर में पढ़ा होगा। तो बच्चे लास्ट में फाइनल आंसर आएगा 10.46, सोल्व कर लेना। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट इम्यूनो एसे का इस्तेमाल करके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या एचसीजी हार्मोन की मौजूदगी का पता लगाकर काम करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में एचसीजी बनाने के लिए किस तरह के सेल डेवलप होंगे? देखो भाई, सीधी सी बात है, फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं पता लगाने के लिए एचसीजी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अब ये एचसीजी हार्मोन किस प्रकार की सेल से डेवलप होते हैं ये आपसे पूछा है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी, आपकी कहां से होते हैं। मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूं। ट्रोफोब्लास्ट सेल बनती हैं बच्चे, जिनसे ये उत्पन्न होते हैं। पूरा मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लापरवाही नहीं करेंगे इसको पढ़ने में। अगले पे आ जाइए बच्चे, 91 नंबर पे। इनमें से कौन सी मॉलिक्यूलर मार्कर तकनीक जीनोटाइप के बीच पॉलीमॉर्फिज्म की पहचान करने के लिए पीसीआर रिएक्शन में एक सिंगल प्राइमर का इस्तेमाल करती है? अब ये आपने मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें लगभग 30 क्लास लगती हैं एक ही टॉपिक पे, पूरा पढ़ा है तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि कह क्या रहा है। जिसने नहीं पढ़ा है, हवाबाजी में फॉर्म डाल दिया है, 1-1.5 महीना पहले उसने सोचा कि मैं भी कर सकता हूं, तो कृपया इस क्वेश्चन से दूर रहें, समझने की कोशिश भी ना करें। पूछा क्या, फिर से कह देता हूं इंग्लिश में और देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर, मार्कर क्या होते हैं? मार्कर का मतलब होता है कि हम जब भी डीएनए आरएनए का एनालाइज करते हैं तो अपनी तरफ से हम लोग कुछ डीएनए भी मिक्स करते हैं, वो मार्कर कहलाते हैं बच्चे। अपनी तरफ से हम ऐड करते हैं। तो कौन से मार्कर तकनीक का यूज करते हैं? किसमें? सिंगल प्राइमर इन ए पीसीआर रिएक्शन। डीएनए आरएनए प्रोटीन एनालाइज आप पढ़ोगे तो वहां पर आपके एप्लीकेशन में आएगा पीसीआर। तो पीसीआर रिएक्शन में हमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म पता लगाना है तो उसके लिए यूज होता है। तो देखिए बच्चे, समझ लीजिए एक बार चीजों को। RAPD रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए टेक्निक में पीसीआर में केवल एक सिंगल प्राइमर का उपयोग किया जाता है। यह प्राइमर जीनोम में रैंडम साइट को एम्प्लीफाई करता है और जीनोटाइप के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। समझ गए बात को? तो आंसर क्या आ गया? RAPD, ये वाला आपका सही आंसर होगा बच्चे, RAPD। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा अगर तुमने 30-40 लेक्चर एक ही टॉपिक पे देखे हैं तो ठीक है, तुम समझ जाओगे, नहीं तो मैं कितना भी इसके पीछे आपको कहानी सुना दूंगा, इसमें कह क्या रहा आपको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भाई एक ही तो यूनिट ऐसी है जो यूनिट आपकी पूरा सिलेबस एक तरफ है, ये यूनिट अलग है। क्योंकि इस यूनिट के अंदर जो मेथड्स इन बायोलॉजी है ना, इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबके मिक्स करके फॉर्मूला बनते हैं, मतलब टेक्निक्स बनती हैं, और फिर उसके आधार पे आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है। समझ गए बात को? तो मार्कर, ये पॉलीमॉर्फिज्म, प्राइमर, ये सारी टर्म्स, पीसीआर रिएक्शन, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मैंने बताया आंसर RAPD याद कर लीजिएगा, बात खत्म करो। अगले पे आ जाओ बच्चे। लाइव वैक्सीन का इस्तेमाल आमतौर पर किस वायरस से बचने के लिए बच्चे किया जाता है? यह आपसे पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल पॉक्स इसका सही आंसर होगा बच्चे। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 93। कई समुद्री जो मैमल्स होते हैं समुद्र में कई किलोमीटर तक बातचीत करते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? किसके माध्यम से करते हैं? तो समझिए उस बात को। इसके पीछे आंसर आएगा हायर डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर्ड टू एयर। वायु की तुलना में जल की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी बात का उपयोग करके कुछ समुद्र के अंदर रहने वाले जो मैमल्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को डेंसिटी डिफरेंस के कारण उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं बच्चे। तो आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्पीति जो घाटी है ना, उसमें आमतौर पर पाए जाने वाले किस तरह के बिना रीढ़ वाले जीव के जीवाश्म कैम्ब्रियन युग में
मिले हैं हमें या कैम्ब्रियम युग की खासियत है? तो आंसर आ जाएगा बच्चे ट्राइलोबाइट्स। क्या आएगा? ट्राइलोबाइट्स, ये जीव मिले थे बच्चे। उसके बाद आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में से कौन सा आपको लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, फर्न याद ना, फर्न, फर्न मर्सिलिया हर्स्टेल, कुछ प्लांट के नाम है बच्चे ये, तो फर्न को यूस्पोरेंजिएट फर्न से अलग करता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न और एक दूसरी कैटेगरी यूस्पोरेंजिएट फर्न से अलग करता है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो मेरे भाई उन सेल की संख्या जिससे स्पोरेंजियम बनता है। अब स्पोरेंजियम क्या होता है मेरे भाई? ये एक प्रकार से गैमेटोफाइट आप कह सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण जहां पे होता है। तो ये जो स्पोरेंजियम है ना, उसको बनाने वाली सेल के आधार पे इन दोनों ही कैटेगरी में डिफरेंस होता है। इसके आधार पे 2-3 क्वेश्चन मैंने पूरे एक्सप्लेन किए थे पिछली सीरीज के अंदर, देख लीजिएगा बच्चे। तो आंसर आ जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है साइट्रिक एसिड साइकिल। फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर आपने पहले भी देखा था। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम कर सकता है, ऐसा इसलिए क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है मेरे भाई? ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन लेता है और NADH का NAD+ में रीऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे साइकिल चलती रहती है, रुकती नहीं है। और ये बात लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में। पिछली सीरीज में भी क्वेश्चन करवाया था, फिर से करवा रहा हूं तो समझ जाओ, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। फैटी एसिड के अल्फा ऑक्सीडेशन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो देखिए बच्चे, इसमें 2 कार्बन यूनिट को हटाने के लिए फैटी एसिड कार्बन 3 पोजीशन पर ऑक्सीकृत होते हैं, यही बात इसके बारे में सही है, याद कर लीजिएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चे। इनमें से किसके शुद्ध फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जाने की संभावना है? इनमें से किसके शुद्ध फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जाने की संभावना है? अब ये बाइलेयर का मतलब क्या होता है? बाइलेयर मतलब लिपिड की दोहरी संरचना बच्चे, जो कि कुछ प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। तो अब कौन जा सकता है? CO2 और डाईथाइल यूरिया जैसी जो छोटी छोटी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आसानी से प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज कर सकते हैं और सेल के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई कहां पे है, ये रहा सर, ए आंसर है। अगले पे आ जाओ बच्चे। क्या कह रहा है आपको? उम्र बढ़ने के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन के बारे में नीचे दिए गए बयानों में कौन सा गलत है? म्यूटेशन जानते हो ना, तो कौन सा कथन इनके अंदर बच्चे गलत है? अब सभी ऑप्शन के बजाय अपने आंसर पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए मेरे भाई, ये रहा, म्यूटेशन से ROS प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में खराबी आ जाती है। देखो, अगर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, म्यूटेशन का मतलब होता है उसकी जीन सीक्वेंस बदल गया। जीन सीक्वेंस बदल गया मेरे भाई, तो कुछ चीजों का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। यही बात यहां पर बोली गई है मेरे भाई। तो यहां पर ROS प्रोडक्शन रुक जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। यही आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव पौधों में ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर क्रिप्टोक्रोम का क्रोमोफोर बनाता है? तो आपसे पूछा गया विटामिनों के बारे में बच्चे। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं और यहां पर आपसे ये पूछा कि कौन सा ऐसा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है जो पौधों में ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर जो होते हैं ना, नीले रंग को रिसीव करने वाले फोटो रिसेप्टर होते हैं, तो उनका क्रोमोफोर बनाता है। तो क्रोमोफोर बनाने के लिए बच्चे आपके पास में कौन सा होता है? ये रहा, क्रोमोफोर बनाता है बच्चे। अब एक बात याद रखिएगा, देखो जितने भी विटामिन आपको दिए गए हैं ना, B3 हो चाहे B12 हो, B2 हो, B9 हो, B2 हो या B12 हो, B3 हो या B9 हो, जितने विटामिन आपको दिए गए हैं ना बच्चे, ये सारे के सारे एक बात याद रखिएगा आप लोग, बी कॉम्प्लेक्स फैमिली के ही विटामिन हैं। बी कॉम्प्लेक्स फैमिली के ही बच्चे विटामिन हैं ये सारे के सारे। और यहां इनमें से सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? सही आंसर आ जाएगा B2 और B9। अगले पे आ जाओ, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के बारे में नीचे दिए गए बयानों में से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। प्लांट में यस, अच्छा ये उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन 101 नंबर वाला एक्स्ट्रा में डल गया और शायद रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। रिपीट है ये क्वेश्चन, ये पीछे हो चुका है हमारे पास में। ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वाला हो चुका, वही क्वेश्चन है सेम। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं बच्चे कंप्लीट, यहाँ पर होते हैं खत्म। तो ये सीरीज के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 100 क्वेश्चन थे बच्चे हमारे पास में।
करिएगा इनको, एटलीस्ट समझ पाओ तो ठीक है। ये फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर जो हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, एटलीस्ट क्वेश्चंस की पहचान जरूर हो, आंसर्स हो, और अगर कंसेप्ट पढ़े हैं तो फिर समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो उन्होंने जो कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसमें से आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई उनको तो पूरा ही समझ में नहीं आ रहा। तो इस बात को सेपरेट करें कि 96% समझ में आ रहा, 4% में दिक्कत है। 4% दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, 96% आपकी हेल्प जरूर करेगा एग्जाम में। तो जो आपकी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से गेन करें। और फिर बच्चे मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे बैच के अंदर, मैं आप सभी के लिए सजेस्ट करूंगा, एक बार तो जी लगा करके 6 महीने तैयारी करनी ही पड़ेगी। एक बार तो मन लगा के मेरे भाई 6 महीने प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। नहीं तो जब मैं तुम्हें आसान आसान क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा, एक आधा कॉम्प्लिकेटेड आते ही साथ मुझे गाली देना शुरू कर दोगे। तो एक बार क्यों ना 6 महीने का अपना लगा लो जी जान। जितने बच्चे टारगेट बैच में हैं, फाउंडेशन बैच फ्री है सभी के लिए। तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, फाउंडेशन बैच भी करना। अभी सेट हो जाए आपका, भगवान से दुआ करता हूँ, दी बेस्ट है। लेकिन कुछ बच्चों के लक्षण ऐसे हैं कि लास्ट स्टेज पे आकर के पूछते हैं, सर मुझे सेट की तैयारी करनी है और सिलेबस में क्या क्या सर बता सकते हो क्या? तो आप सभी के लिए 1 मिनट का मौन धारण करना चाहूँगा मैं, आपकी क्षमताओं के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर वालों ने जिस उम्मीद से आपको पढ़ाया लिखाया है, अब उसके बाद में 6 महीने अपनी तरफ से उनके लिए, घर वालों के लिए रिवार्ड देना है। अगर आपको उनको आपका रिजल्ट का सिलेक्शन देना है तो एक बार 6 महीने की तैयारी कर लो मेरे भाई। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि फीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो ये लास्ट टाइम पे भाग भाग के बच्चे आ रहे हैं ना, और जिन्होंने आज तक छुआ भी नहीं है सिलेबस, सिलेबस यूनिट का नाम तक नहीं पता, और वो कह रहे हैं कि मैं तो सेट का एग्जाम निकाल ही दूंगा। सर कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे ही पता है ना मेरे भाई, इस दुनिया में आप ही थोड़ी रहते, मैं भी रहता हूँ। सच्चाई तो यही है देखो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, कोर्स ले लिया है एक बार, दोबारा पैसे नहीं लग रहे तो कोर्स पूरा करना। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सर मुझे भी सेट एग्ज़ाम निकाल के सक्सेस होना है, तो आ जाओ मेरे भाई फाउंडेशन बैच में। तुम चाहे 10 साल से किताब नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता लगेगा भाई, बहुत आसान है लाइफ साइंस। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।